चलिए दोस्तों, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और ये यूनिट नंबर 1 का ही एक पार्ट है जिसको हम क्वेश्चंस में समझ सकते हैं। इसमें लिखा है व्हाट इज़ फोर्स सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। हिंदी में भी लिखा हुआ है बल तंत्र क्या है और इसका वर्गीकरण कीजिए। तो पहले तो हमें डेफिनेशन लिखनी है बल तंत्र, यानी कि पहले हम हेडिंग लिख देंगे फोर्स सिस्टम, और मैं इसको वर्डिंग्स में समझाऊंगा। आप लोग इसको सुन सुन के नोट्स बना सकते हैं। अपनी कॉपी लेके रखिए और पेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स सिस्टम क्या होता है? तो भाई, जब किसी बॉडी पर दो या उससे ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं तो उसे हम सिस्टम ऑफ फोर्स कहते हैं। ओके, फिर हम ये वाला एक डायग्राम बनाएंगे जो आप देख सकते हो, इतना बड़ा है। ये कहलाता है फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्स सिस्टम, और ये दो टाइप्स के होते हैं। इनको मैंने यहाँ क्लासीफाई कर दिया। एंड यहाँ तो पहले का नाम है कोप्लेनर और दूसरे का नाम है नॉन कोप्लेनर। डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको डायग्राम भी इसमें बताते जाऊँगा। तो पहले समझते हैं हम कोप्लेनर। तो कोप्लेनर की यदि हम बात करें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं समतलीय। अब पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो समतलीय यानी कोप्लेनर में कैसे लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी बॉडी पर कार्य करते हैं और उनका प्लेन मतलब समतल एक ही होता है तो उसे हम कोप्लेनर कहते हैं। मान लो मैं एक 3D बॉडी बना रहा हूँ यहाँ पे, और इस बॉडी में यदि आप देखो तो आपको 3 फेस दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वैसे तो होते 6 हैं। तो इन 3 फेसेस में अगर 2 फोर्सेस हैं, वो या तो इस फेस में लग रहे हो या इसमें लग रहे हो या इसमें, केवल एक ही प्लेन यूज़ करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कोप्लेनर। सो ये कोप्लेनर 3 टाइप के होते हैं। पहला कोप्लेनर कोलिनियर के साथ होता है, दूसरा कोप्लेनर कॉन्करेंट के साथ होता है, और तीसरा कोप्लेनर पैरेलल के साथ होता है। तो चलिए हम पहला समझते हैं कोप्लेनर कोलिनियर। तो इसको हम कहते हैं समतलीय रेखीय। कोलिनियर मतलब होता है रेखीय। अब पहले मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूं, और जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ इस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। तो पहली बात तो है, एक समतल में लगेंगे। मान लो मैंने ये वाला टॉप वाला समतल ले लिया, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स इसके विपरीत लग रहा है। हो सकता है सेम सेम भी लगे, एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन है, और आप देखें एक ही रेखा है। तो इसको हम कहते हैं कोप्लेनर कोलिनियर। डेफिनेशन क्या होगी? जब दो या उससे ज़्यादा फोर्सेस एक ही प्लेन यानी समतल पर रखते हैं और उनकी जो रेखा यानी जो लाइन है वो एक ही लाइन पर लगे, तो ये कोप्लेनर कोलिनियर कहलाते हैं। अब हम समझते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट। तो कोप्लेनर तो का मतलब तो होता है समतल, और ऐसे ही कॉनकरेंट का मतलब होता है संगामी। संगामी मतलब होता है एक बिंदु पर मिलने वाला। तो चलिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। तो इस डायग्राम में सपोज मैंने ये एक बिंदु ले लिया, ठीक। अब इस बिंदु पर कुछ फोर्सेस क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, कुछ सपोज दैट अंदर लग रहे हैं। तो बिंदु तो उनका एक ही है, भले चाहे उससे निकल रहे हो या उस पर आ रहे हो। तो ये हो गया कॉनकरेंट, और एक ही प्लेन यूज़ हो रहा है, तो ये हो गया कोप्लेनर। डेफिनेशन क्या होगी? जब दो या दो से अधिक फोर्सेस एक ही बिंदु पर लगे और एक ही प्लेन पर लगे तब उसे हम कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। अब बात करते हैं कोप्लेनर एंड पैरेलल फोर्सेस की। तो फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बनाने के बाद पहले मैं इसकी हिंदी लिख दे रहा हूँ। इसको कहते हैं समतल, समतल, और ये कहलाता है समांतर, ठीक है। तो भाई एक ही प्लेन लेना है, पहली कंडीशन। और पैरेलल मतलब ये इस टाइप का पैरेलल। डायरेक्शन कोई नोटिस नहीं होती कि डायरेक्शन लेफ्ट है, राइट है, डाउन, कोई नहीं, बट पैरेलल देख सकते हैं आप, एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक ही प्लेन पर लग रहे हैं। डेफिनेशन क्या होगी? जब दो या दो से अधिक फोर्सेस एक ही प्लेन पर लगे और एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल हों तो उसे ये वाला कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला, क्या लिखा हुआ है? कोप्लेनर एंड नॉन कॉनकरेंट। जैसा कि हमें पता है इसका मतलब क्या होता है भाई? समतल। और इसका मतलब होता था संगामी, और नॉन लगाए तो हो जाएगा असंगामी। तो संगामी का मतलब था एक बिंदु पर लगने वाला, असंगामी उल्टा हो जाएगा, एक बिंदु पर ना लगने वाला। तो यहाँ यदि मैं डायग्राम की बात करूँ तो एक ही प्लेन सपोज ये ले लिया, और एक फोर्स इस बिंदु पर लग रहा है, एक फोर्स इस बिंदु पर लग रहा है, एक अलग, तीनों आप देख रहे हो अलग अलग लग रहे हैं बट एक ही प्लेन है। डेफिनेशन क्या होगी? जब
दो या दो से अधिक फोर्सेस एक ही तल यानी समतल पर लगते हैं और उनका बिंदु अलग अलग होता है तो उसे हम कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ नॉन कोप्लेनर। जैसे ही नॉन कोप्लेनर आती है आपके दिमाग में हो जाना चाहिए असमतलीय। असमतलीय यानी सीधी सी बात, तल उनका जो है वो अलग अलग होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से जगह छोड़ रखी है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें दो या उससे ज़्यादा समतल हम यूज़ करने वाले हैं और कंडीशन को फुलफ़िल करने वाले हैं। तो बात आती है, पहला है नॉन कोप्लेनर और कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट मैं आपको बता चुका हूँ, संगामी यानी कि एक बिंदु पर। अब ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है कि भाई प्लेन अलग अलग हो बट बिंदु एक हो। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ इसके कोने में लगा देता हूँ ये, ठीक है। एक फोर्स मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब देख रहे हो तीनों फोर्सेस एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं बट प्लेन अलग अलग है। एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, दो या दो से अधिक फोर्स जब अलग अलग प्लेन पर लगते हैं लेकिन उनका बिंदु एक ही होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर और कॉन्करेंट। चलिए दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, ये वाला। तो इसमें भी फिर से मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। अब कंडीशन आती है फोर्स नॉन कोप्लेनर मतलब अलग अलग प्लेन होंगे और पैरेलल होंगे। तो फिर से मैं चित्र बना दूँ पहले आपको, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा, दिशा कहीं भी हो डजेंट मैटर। तो नॉन कोप्लेनर में क्या होगा भाई, दो या दो से अधिक फोर्सेस जब अलग अलग प्लेन पर लगते हैं और वह एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर होते हैं तो उसे हम नॉन कोप्लेनर और पैरेलल फोर्स कहते हैं। अब आता है भाई तीसरा वाला। तो मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ और डायग्राम वेल एंड गुड है कि अगर आप पेपर में बनाएं तो अच्छी बात है। तो भाई क्या लिखा हुआ है, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट, यानी कि प्लेन भी अलग अलग होगा और बिंदु भी अलग अलग होगा। दैट्स वेरी इजी। सो वन पॉइंट ये है, ये यहाँ लग रहा है, एक पॉइंट ये यहाँ, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ लगा दो। तो आप देख रहे होगे कंडीशन फुलफिल है, अलग अलग प्लेन है और अलग अलग उनका पॉइंट है। तो डेफिनेशन क्या होगी, जब दो या दो से अधिक फोर्स अलग अलग प्लेन पर लगते हैं और उनका बिंदु भी अलग अलग होता है तब उसे हम नॉन कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट वाले टॉपिक की, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। हिंदी में कहते हैं बलों के वियोजन की विधि को समझाइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए पहले मैं विधि को समझाता हूँ। तो विधि होती क्या है एक्चुअली में, देखो ये मैंने कुछ थ्योरी लिख रखी है, उसको छोड़िए, पहले आप डायग्राम पे ध्यान दीजिए। सपोज दैट ये मान के चलिए एक एक्स एक्स डायरेक्शन है एंड दिस वन इज़ वाई वाई डायरेक्शन। यहाँ पे हमने किया क्या कि एक फोर्स लगा दिया यहाँ पे, सपोज दैट पी, समझिएगा इसको अच्छे से। लगाने के बाद इसको मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके इससे अटैच कर दिया, इसको डॉट डॉट करके इससे अटैच कर दिया और मान लीजिए यहाँ पर जो डिग्री है वो थीटा है। यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ, ये वाई वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज़ एक्स एक्स एक्सिस, ओके। तो जब ये टूटता है तो मैंने आपको पहले बताया, देखिए यहाँ पे जब किसी फोर्स को दो डायरेक्शन में अलग कर दिया जाए तो एक्चुअली में वियोजन विधि क्या है कि कोई भी फोर्स दिया हो उसको दो भागों में तोड़ दो तो वो जो दो भाग का इफेक्ट होगा वो पहले लगाए गए फोर्स के बराबर होगा। यानी यहाँ पे ये जो पी वाला इफेक्ट है, जब इसको दो भागों में तोड़ोगे तो वो अन दो भागों के बराबर ही लगेगा। यानी एक हम तोड़ देंगे यहाँ पे जिसको हम कहेंगे पी एक्स और एक हम तोड़ देंगे यहाँ पे जिसको हम कहेंगे पी वाई, ठीक। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये मान लिया मैंने ए, ये मान लिया मैंने सी, एक रेक्टेंगल शो कर दिया, ठीक। तो अब इसमें होगा क्या कि हम मेथड तो समझ चुके हैं कि भाई अगर कोई भी, जैसे मान लो ये कोई भी एक इंक्लाइन फोर्स है, टेढ़ा जा रहा है, इसको यहाँ पे तोड़ दो, इसको यहाँ पे तोड़ दो। या फिर अगर मान लो वो नीचे लग रहा है तो एक यहाँ टूटेगा और एक यहाँ टूटेगा। अगर मान लो वो ऐसा लग रहा है तो एक ऊपर टूटेगा, एक लेफ्ट टूट, तो ये दो भागों में टूटता है, ठीक। और उसमें जो दो कंपोनेंट आते हैं वो साइन कॉस होते हैं। अब एक्चुअली में साइन कॉस आते कहाँ से, हमें वो समझना है, ठीक है। तो ये वाली मेथड क्या कहलाती है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, दो भागों में तोड़ना। यदि बात करें तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है उसका नाम है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसका नाम है नॉन ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। यदि आरजीबीबी सिलेबस की बात करें तो इसमें केवल हमारे में ऑर्थोगोनल मेथड को पूछा गया है। तो चलिए हम ऑर्थोगोनल मेथड को ठीक से समझते हैं। तो ऑर्थोगोनल मेथड में कुछ नहीं है,
इसमें हमें क्या करना है, पहले तो ये वाला डायग्राम बना देना है, और डायग्राम बनाने के बाद ये ऑर्थोगोनल ये बता रहा है कि भाई इसमें मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है कि भाई इसमें सामान्यतः दो डायरेक्शन होती हैं, यानी दो दिशाएं होती हैं, एक्स एक्स दिशा, वाई वाई दिशा। इसमें ये जो एक्स एक्स डायरेक्शन है इसको हमने हॉरिजॉन्टल मान रखा है, ये वाई वाई डायरेक्शन है इसको हमने वर्टिकल मान रखा है, और इसमें एक फोर्स लग रहा है जो कि पी है, और इसके बीच का जो एंगल है वो एक्चुअली में क्या है, थीटा है, राइट। तो देखो ये क्यू जैसा बन गया, ये थीटा है एक्चुअली में, इसको मैं मिटा के दोबारा लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, ये थीटा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि हमें साइन और कॉस कंपोनेंट लाने हैं, तो वो कैसे लाएंगे, हमने माना भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सब जानते हैं आधार बटेकरण, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप इस डायग्राम को देखिए, और देखिए बेस क्या आपका ये है ओ सी, तो मैंने लिख दिया क्या ओ सी, और यहीं पे बात करें कर्ण क्या है भैया ओ बी, तो मैंने लिख दिया क्या अपॉन में ओ बी। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ओ सी बराबर क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओ बी इंटू कॉस थीटा। और आपको पता हो मैं पहले ही बता चुका हूँ ओ बी को मैंने क्या मान रखा है, देखो यहाँ पे पी मान रखा है, तो भाई लिख दो पी कॉस थीटा, यानी ये पहला कंपोनेंट हमारा आ चुका है, ठीक। ये तो आ गया कॉस, चलिए साइन निकाल के देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है भाई साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस डायग्राम को देखिए, लंब क्या है, ये लंब है आपका बी सी, तो मैंने लिख दिया बी सी, और कर्ण रिमेंस वही है आपका ओ बी, मैंने ओ बी लिख दिया। तो फिर से क्या होगा भाई क्रॉस होगा, तो क्या आ जाएगा बी सी बराबर क्या होगा ओ बी इंटू साइन थीटा, और ओ बी आपको पता है हम पी मान रखे हैं, तो क्या आ गया पी साइन थीटा, यानी कि बी सी। तो ये दो कंपोनेंट हो गए हमारे, एक ये एंड दिस वन है, ये आपके ऑर्थोगोनल मेथड हो गई। अब ये जो नॉन ऑर्थोगोनल है, बट ये है नहीं तो मैं इसमें समझा नहीं रहा हूँ आपको, और यदि कहें तो मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। एक्चुअली में नॉन ऑर्थोगोनल में होता क्या है, देखो पैरेलल फोर्सेस बनते हैं, ऐसा 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 ये डायग्राम बनता है, और इसके बाद हम इसमें बीच में एक लाइन डाल देते हैं, ये कहलाता है समानांतर चतुर्भुज। याद हो मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है, याद है आपको, एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा, ये वही मेथड है नॉन ऑर्थोगोनल, ओके। सो इसका ज़्यादा थ्योरी है नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेरिगनस प्रिंसिपल, या इसका एक और नाम होता है वेरिगनस थ्योरम, या फिर इसको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बड़ा इजी सा डेफिनेशन है, और मैं डेफिनेशन आपको बता दूँ, यदि किसी लॉ या नियम या थ्योरम की होती है तो एज इट इज़ जैसा होता है वैसे ही आपको लिखना होता है, इसमें आप कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश, तो इसका डेफिनेशन होगा द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। हिंदी में बात करें तो किसी भी पॉइंट पर बल का जो मूवमेंट होता है, उसी रेखा पे जितने भी पॉइंट होंगे पर लगने वाले कंपोनेंट यानी वही फोर्सेस के आघूर्ण यानी मूवमेंट का जोड़ बराबर होता है। और इसकी कंडीशंस हैं कि जो फोर्सेस हैं वो नॉन कॉनकरेंट होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो चलिए आपको एक डायग्राम बना के समझाते हैं। सपोज दैट ये कोई बीम हुआ, वे भी आगे समझेंगे बीम क्या होती है, बीम समझ लो या फिर एक इसको लाइन समझ लो। यहाँ पे एक फोर्स ये लग रहा है, ओके, एंड सपोज दैट एक फोर्स ये लग रहा है, एंड सपोज दैट एक फोर्स ये लग रहा है। तो इनका जो मूवमेंट होगा वो दीज आर इक्वल, मतलब सभी का बराबर होगा। मैंने मान लिया भाई यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो इनका जो मूवमेंट होगा सेम सेम ही इफेक्ट करेगा। डिस्टेंस मान लिया ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, एंड ये स्मॉल सी है। प्रैक्टिकल यदि इसको समझना है वेरिगनस को, तो हमने ऐसा माना कि भाई 4 पॉइंट दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड, ये कोई भी मैंने कहीं भी मान लो अपने हिसाब से, और फिर इनको क्या करो ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करने के बाद उनका जो सेंटर पॉइंट है लाइन का, वो सेंटर पॉइंट मार्क कर लो, और फिर इनको क्या कर दो पॉइंट टू पॉइंट मिला दो। तो जब आप इसको मिलाओगे तो ये जो बीच में एक रेक्टेंगल बनेगा, ये बनेगा हमेशा आपका पैरेललोग्राम, इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर चतुर्भुज, जो वेरिगनस प्रिंसिपल को दर्शाता है। इसमें छोटी सी थ्योरी है, इतना ज़्यादा है नहीं उसमें डिटेल में, तो मैंने आपको बता दिया।